ओके हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम बेसिकली जो हमारा DBMS है उसे कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 जो है उसका आज हम अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो आई एम सो सॉरी, आई नो मैं लेट इट बी DBMS DSA या SE के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज कुछ दिनों से मुझे भी थोड़े ज़्यादा काम थे, सो उसकी वजह से मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पाया इतना। बट आई नो सबका कल से या मे बी परसों से कुछ कुछ क्लासेस का प्रॉक्टेड एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, सो उसके लिए सबको पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि अगले 3 या 4 घंटे की विंडो में, यानी कि आज का दिन ख़त्म होने से पहले, मैं सारे जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें रिकॉर्ड करके डाल दूँ। सो इस वीडियो में मैं DBMS का जो यूनिट 1 है उसे ख़त्म कर दूँगा, एंड इसके जस्ट एग्जैक्ट अगले वीडियो में मोस्ट वाली मैं DSA का डालूंगा, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, एंड उनमें यूनिट 1 ख़त्म करने का ट्राई करूँगा। एंड देन उसके बाद और एक एक वीडियो आएंगी, इसमें हम यूनिट 2 को शुरू कर देंगे और जहाँ तक एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है वहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा मॉडल्स। इसके पहले वाली स्लाइड तक हमने किया था लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सो इसकी अगली स्लाइड से चालू करेंगे। आज मैं अपना वाइट बोर्ड यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज वाइट बोर्ड पे पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। आज मैं सारी चीज़ें शॉर्ट कंसाइज वे में समझाऊंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जिससे कि आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साइड बाय साइड नोट करते जाओ, ताकि वो आपको एक विजुअल मेमोरी रहती है कि आपने लिखा क्या था। So let's start with data models. So data models gives us an idea that how the final system will look like after its complete implementation. ठीक है, तो डेटा मॉडल क्या है? डेटा मॉडल एक ऐसी चीज़ है जो हमें आइडिया देता है कि हमारा जो फाइनल सिस्टम है, जो फाइनल प्रोडक्ट है जो हमें बनाना है, वो कैसा दिखेगा आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद या फिर चीज़ें बनाने के बाद वो कैसी दिखेगी वो हमें पहले ही आइडिया मिल जाता है, उसे हम डेटा मॉडल कहते हैं। अब डेटा मॉडल्स आर यूज टू शो हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कनेक्टेड, एक्सेस्ड एंड अपडेट इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा मॉडल्स हमें बताते हैं कि अब जैसे मेरे पास एक डेटाबेस है, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स का मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें 100 बच्चों का डेटा दिया हुआ है। तो डेटा मॉडल्स हमें आइडिया देता है कि उस पूरे डेटाबेस में चीज़ें स्टोर कैसे हो रही है, चीज़ें कनेक्टेड कैसे है अपने अंदर। आगे आप प्राइमरी की, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट सुनोगे तो वो चीज़ें कनेक्टेड कैसी है, चीज़ों को एक्सेस रिट्रीव कैसे किया जाता है विद हेल्प ऑफ क्वेरीज, या फिर चीज़ें अपडेट कैसे होती है। अब जैसे मुझे नाम बदलना है किसी बच्चे का या फिर फ़ोन नंबर बदलना है तो वो अपडेट कैसे होंगी, वो हम चीज़ें पढ़ेंगे। डेटा मॉडल्स 3 टाइप में होते हैं। पहला ER मॉडल, दूसरा रिलेशनल मॉडल, और तीसरा फिजिकल डेटा मॉडल। ये तीनों चीज़ें लिख लो, ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड फिजिकल डेटा मॉडल्स। इन तीनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ER मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मॉडल्स, और जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो ये मॉडल है। इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल used to define the data elements and relationship of for a specific system। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोई भी सिस्टम है हमारे, फिर कोई भी डेटाबेस है, उसमें जो रिलेशंस होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है या फिर किन दो चीज़ों का रिलेशन क्या है, वो हमें ER मॉडल्स की हेल्प से पता चलता है। जब हम आगे ER मॉडल्स की डायग्राम्स देखेंगे, उनकी पिक्चर्स देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें पिक्टोरियल फॉर्मेट से कितना ईजी हो जाता है चीज़ें समझना कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है। इसका एग्जांपल देने जाओ तो जैसे हम सबका फैमिली ट्री होता है, राइट? तो फैमिली ट्री में हम मम्मी पापा से कनेक्टेड होते हैं, मम्मी पापा उनके मम्मी पापा यानी कि हमारे दादा दादी या नाना नानी से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो रिलेशन होता है, इसी को हम बेसिकली ER मॉडल कह सकते हैं कि हमें बताता है कि कौन किससे कैसे कनेक्टेड है। तो इट डेवलप्स अ कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फॉर डेटाबेस। ठीक है, वी यूज़ ER डायग्राम्स एज विजुअल टूल्स टू रिप्रेजेंट एन ER मॉडल। अब ER डायग्राम में 3 कंपोनेंट्स मेन होते हैं: एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। इन तीनों का नाम हमने क्लास में एटलीस्ट सुना तो होगा, अगर किसी ने क्लास में ध्यान नहीं दिया तो कान के ऊपर से तो गया होगा कि एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। बिकॉज ये 3 चीज़ इवन दो अगर रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं सुना होगा तो एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेट इट बी DBMS के लेक्चर में या फिर लैब में। ओके, नेक्स्ट, ये पूरा डायग्राम है, ये अभी मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में नहीं आएगा बिकॉज ऑब्वियसली हमने इसमें जितने भी टर्म्स यूज़ हो रही है उनको पढ़ा नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया देन इट्स द बेस्ट। मतलब DBMS के एक बार आपको डेटा बेस शायद से समझ में आएंगे, बट इससे आपको पूरा अंदाज़ा आ जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लाइक व्हाट इज़ द पिक्चर। ठीक है, अब एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। Entities is a real world thing. It can be a person, place और even a concept. Entities क्या होते हैं? वो real world thing होता है। अब मैं एक entity हूँ, मेरा घर एक entity है, मेरी गाड़ी एक entity है। लाइक अगर आप लेट्स से कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो भी एक entity है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए टीचर्स, स्टूडेंट्स, कोर्स, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें entities हैं।
तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का डेटाबेस बना रहे हो तो आपका स्टूडेंट वो एक एंटिटी हो गया, इट इज़ एन एंटिटी, इट इज़ अ थिंग इन इट सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूट्स। एन एंटिटी कंटेन्स रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एंटिटी हमने पढ़ा एक रियल वर्ल्ड थिंग, लेट्स से मैं एक एंटिटी हूँ, शौर्य, मेरा नाम शौर्य है, सो शौर्य इज़ एन एंटिटी। अब क्या होगा, शौर्य की आईडी, ओके, मेरे अगर कॉलेज में कोई आईडी है तो स्टूडेंट आईडी के अंडर आएगी, तो मेरी जो आईडी रहेगी वो एट्रीब्यूट होगा। तो लेट्स से शौर्य अंडरस्कोर आईडी, ये मेरा एट्रीब्यूट हो गया, मेरी आईडी। शौर्य अंडरस्कोर फ़ोन नंबर, ठीक है, तो वो मेरा फ़ोन नंबर हो गया, वो एट्रीब्यूट हो गया, शौर्य अंडरस्कोर फ़ोन नंबर। तो वैसे ही अगर हम स्टूडेंट्स का डेटाबेस बना रहे हैं, स्टूडेंट नाम की हमारी एंटिटी है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, स्टूडेंट आईडी आएगी, स्टूडेंट रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ आएगा, स्टूडेंट एज आएगा, स्टूडेंट फ़ोन नंबर आएगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर, सो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब लेट्स से टीचर्स की बात करते हैं, तो टीचर्स क्या होंगे, टीचर्स भी टीचर्स की आईडी आएगी, टीचर्स का नाम आएगा, व्हाट सब्जेक्ट दे टीच, तो टीचर सब्जेक्ट आएगा, टीचर जेंडर आएगा, टीचर फ़ोन नंबर आएगा। ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स में आती है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो मैंने वही एग्जांपल बताया, द एंटिटी टीचर हैज़ प्रॉपर्टी लाइक टीचर आईडी, सैलरी, एज, एक्सेट्रा। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप टेल्स हाउ द टू एंटिटीज आर सिलेक्टेड, सॉरी रिलेटेड। सो रिलेशनशिप हमें बताता है कि दो एंटिटीज़ जो है वो एक दूसरे में कैसे कनेक्टेड है, या उनके बीच का रिलेशन क्या है। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच का वो रिलेशन बताएगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपके मम्मी पापा और आपके बीच का रिलेशन बताएगा, दे आर सन एंड डॉटर ऑफ दीज पीपल। तो टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, यहाँ पे एग्जांपल दिया, सो टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, ये एक रिलेशन हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। अगेन मैंने, अगर आपको चीज़ें समझनी होंगी, यू कैन गो पीछे, यू कैन रिमाइंड एवरीथिंग एंड स्टडी। अब बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की, या फिर इनमें इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटीज, एन एंटिटी इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट इन रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंटिटी एक थिंग है या ऑब्जेक्ट है इन रियल वर्ल्ड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जो जो अलग है फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक एंटिटी हूँ, कोई टीचर होगा तो वो एक एंटिटी होगी, सो वी आर डिफरेंट, ओके। An entity has set of properties and values. For some set of properties, we uniquely identify an entity. तो एक entity के पास जो होते हैं वो खुद के set of properties होते हैं and values होते हैं, and कुछ set of properties यूनिक होता है, बेसिकली इसी लाइन का ये मीनिंग है। बट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आई थिंक मोस्टली यही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल, अ पर्सन में हैव पर्सन आई डी प्रॉपर्टी, अ पर्सन आई डी प्रॉपर्टी हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट पर्सन। अब जैसे हम हमारे कॉलेज में लेट्स से एनरोलमेंट नंबर होता है, राइट, बट इज़ यूनिक, वो किसी का नहीं होगा। मेरा जो एनरोलमेंट नंबर है वो पूरे कॉलेज में आने वाले जितने भी बच्चे होंगे उनमें से किसी का नहीं मिलेगा, बिकॉज वो मेरा यूनिक आईडी है, यूआईडी, यूनिक आईडी है वो मेरा। ये जो प्रॉपर्टी है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है मुझे बाकी सबसे। तो अगर मैं अपना एनरोलमेंट नंबर, जो भी मेरा 8 9 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, वो अगर किसी को बताऊँ तो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई होऊंगा, क्योंकि मेरे साथ और कोई है ही नहीं उस कॉलेज में जिसका वो सेम आईडी नंबर है। Second is entity set. An entity set is a set of entities of the same type that shares the same property or attribute. अब entity set क्या होता है? Entity set is a set of entities. बहुत सारे entities हो गए, हम यहाँ पे सिर्फ entities देखा था ऊपर, अब हम entities के set की बात कर रहे हैं जो कि सेम टाइप की है, ठीक है। उनके सेम प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं या सेम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, इवन मैं अलग स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मेरे साइड में मेरा कोई फ्रेंड बैठा है, तो हम दोनों अलग अलग स्टूडेंट हैं, बट हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम है, राइट। नाम अलग हो सकते हैं हमारे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारा जेंडर सेम हो सकता है, हमारी एज सेम हो सकती है। तो ये जो है ये एंटिटी सेट के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पे दिया गया है एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट, ठीक है। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम, हाँ, तीसरा पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे मैं ऊपर एक चीज़ आपको बताना भूल गया, तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन अ ईआर डायग्राम, ठीक है। अब ये एक रेक्टेंगल हो गया, मैं आपको ऊपर जो डायग्राम दिखा रहा था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेशेंट की एंटिटी हो गई है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि पेशेंट एक खुद एंटिटी है, डॉक्टर ये भी एक एंटिटी है, नर्स ये भी एक एंटिटी है, रिसेप्शनिस्ट ये भी एक एंटिटी है। तो ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हो, ऑल ऑफ दीज पीपल आर एंटिटीज़, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स हम ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको ओवल भी देखने को मिल जाएगा, जैसे पेशेंट आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एज हो गया, नेम, जेंडर, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एंटिटीज़ के जिसे हम कहते हैं लाइक उनके क्वालिटीज़ हो गए, या फिर बेटर वे, मैं उसका वर्ड भूल गया, हाँ, रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ होते हैं, सॉरी मैं वर्ड भूल गया था उसका एग्जैक्ट। सो एन एंटिटी कंटेन्स रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी हो गया, तो स्टूडेंट आईडी इज एन एट्रीब्यूट।
स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट नेम इज़ एन एट्रीब्यूट। स्टूडेंट जेंडर हो गया, जेंडर इज़ एन एट्रीब्यूट। स्टूडेंट मोबाइल नंबर हो गया, स्टूडेंट मोबाइल नंबर इज़ एन एट्रीब्यूट। सिंपल एज दैट। उसी का एग्जांपल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। पॉसिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ इंस्ट्रक्टर एंटिटी सेट आर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अगर आपके कोई इंस्ट्रक्टर है, जैसे आपके स्पोर्ट्स के इंस्ट्रक्टर है, तो उनकी आईडी होगी, उनका नेम होगा, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। ऑलराइट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की हमने पढ़ा। अब एट्रीब्यूट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। दिस माइट बी कन्फ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि कौन क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी, इफ़ यू टेक दिस डाउन ऑन नोटबुक, उसे अच्छे से मैप करो कि ईआर मॉडल में 3 टाइप्स होते हैं, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट के अगेन 3 टाइप होते हैं, तो आपके पास एक माइंड मैप बन जाएगा, ठीक है। वो माइंड मैप से आपको लास्ट में रिविजन के लिए बहुत ईजी होगा। So for each attribute, there is a set of permitted values called domain or set values of that attribute. Example, course ID might be the set of all text strings of a certain length. अब क्या होता है जब हम किसी एट्रीब्यूट की बात करते हैं, जैसे हमने C++, या पाइथन में पढ़ा था, डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन में तो खैर डेटा टाइप्स को मेंशन नहीं करते इतना, बट C++ में हम डेटा टाइप्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं। लेट इट बी इंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, लॉन्ग, मतलब लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया। तो इनकी जब हम बात करते हैं तो हम फिक्स करके देते हैं कि इस वेरिएबल के लिए ये ही डेटा टाइप होगा। वैसे ही जब हम कोर्स आईडी की बात करते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक रैंडम एट्रीब्यूट ले लिया, कोई भी रैंडम उठा लिया मैंने, लेट्स से कोर्स आईडी किसी कोर्स का, वो एक एट्रीब्यूट हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसका फिक्स करके देंगे कि भाई इसमें नंबर्स ही आएंगे, इसमें कोई भी वेरिएबल से एंटर कर सकता है, यानी सॉरी वेरिएबल्स नहीं, इसमें कोई भी कैरेक्टर से एंटर कर सकता है, फिर इसमें कोई स्ट्रिंग एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि कोर्स आईडी माइट बी द सेट ऑफ ऑल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स ऑफ अ सर्टेन लेंथ। तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा, अब मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैंने नेम नाम का, स्टूडेंट नेम नाम का एक एट्रीब्यूट बना दिया, तो मैं बोल दूंगा स्टूडेंट नेम varchar 50। varchar उसका डेटा टाइप हो गया, 50 उसकी लिमिट हो गई कि वो 50 कैरेक्टर्स तक ले सकता है, और स्टूडेंट नेम उसका एट्रीब्यूट हो गया। इसी को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो एन एट्रीब्यूट कैन बी कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग एट्रीब्यूट टाइप्स। पहला है सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, दूसरा है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, एंड तीसरा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑल्सो अभी तक हमारे सिर्फ 35 स्लाइड्स हुए, वी हैव टू गो टिल 79 स्लाइड्स, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी क्वाइट लॉन्ग वीडियो, सो आई होप आप लोग लास्ट तक रुको। सो पहले बात करते हैं हम सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स के बारे में। सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ओवल शेप, जो हमने पहले देखा था। सिंपल एंड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंपल एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू सब पार्ट्स, वेयर एज कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू सब पार्ट्स। अब जैसे यहाँ पे, हाँ, ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं, ओके। स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी हो गया। अब स्टूडेंट के एंटिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया यहाँ पे साइड में, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, 3 हमने जो है उनके एट्रीब्यूट्स निकाले। अब ये हो गए एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसमें जो रोल नंबर है वो सिंपल एट्रीब्यूट है, ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट, क्योंकि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते आगे। रोल नंबर के बाद क्या आएगा, रोल नंबर ही होता है, ठीक है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बट एड्रेस अगर आप देखोगे तो एड्रेस को आप और भी डिवाइड कर सकते हो, उसको आप सिटी में, कंट्री, स्टेट, कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसमें डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो एड्रेस हो गया, इसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, बिकॉज वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉम्पोजिट मतलब क्या होता है, जिसे हम, जो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है उसे हम कॉम्पोजिट बोलते हैं, राइट। तो एड्रेस जो है वो सिटी, कंट्री, स्टेट से मिलके बना है, तो इसलिए एड्रेस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो गया। एंड जो स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, स्टेट हो गए, ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हो गए, बिकॉज उनको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। अब जैसे नेम हो गया, नेम में क्या होता है हमारा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये नेम से निकल के आया हुआ है। तो नेम हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो गया, बिकॉज कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट के पार्ट्स आगे बन रहे हैं। एंड फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हमारे सिंपल एट्रीब्यूट्स हो गए, बिकॉज उनके कोई पार्ट्स आगे बन ही नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2 ओवल, एक बाहर ओवल, कंसेंट्रिक सर्कल जिसे हम बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, वैसे ही ओवल हो गया कि एक ओवल के अंदर दूसरा ओवल, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कैन कंटेन सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कैन कंटेन ईदर सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज़। तो इससे यहाँ पे नीचे हो गया कि सिंगल वैल्यूड यानी कि पैन नंबर हो गया। अब जैसे हमारा जो आधार कार्ड नंबर होता है एक ही होता है, राइट। पैन कार्ड नंबर एक ही नंबर होता है, उस मल्टीपल नंबर्स नहीं होते हमारे पास, तो वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया, सिंगल वैल्यू, दैट्स इट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। मोबाइल नंबर, ये देखो, मोबाइल नंबर को हमने रिप्रेजेंट डबल ओवल से किया है। मोबाइल नंबर किसी आदमी के पास 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं।
तो मोबाइल नंबर जो है वो बिकॉज एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो हम मोबाइल नंबर को डबल ओवल में लिखते हैं एंड उसके पास फिर फ़ोन नंबर 1 2 3 वगैरह ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम मल्टी वैल्यूड, बिकॉज उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती है तो मल्टी वैल्यूड कहते हैं, एंड सिंगल वैल्यूड में जिसमें सिंगल वैल्यू आ सकती है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या रहता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स रहते हैं जिसे जो डिराइव हो जाता है, मतलब इन अ वेरी सिंपल टर्म डिराइव हो जाता है। जैसे किसी ने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताया उसकी, लेट्स से मुझे बताया, अब लेट्स से जो मेरी बर्थ डेट 19 जून 2007, सॉरी 11 जून 2007, 11 जून 2007 मेरी बर्थ डेट है। अब अगर मैं मेरी बर्थ डेट सिस्टम को फीड करूँगा तो क्या वो मेरी एज कैलकुलेट कर सकता है? कर सकता है। हम बहुत सारे वेबसाइट्स पे या फिर ऐप्स पे हमारी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो वो हमारी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देता है। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज़। डिराइव्ड एट्रीब्यूट यानी कि आप उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उस इन्फॉर्मेशन से वो दूसरी इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहा है, फेच कर ले रहा है। तो द वैल्यू फॉर दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अदर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटीज। अब यहाँ पे वही एग्जांपल दिया देखो, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्ट्राइप्स में ओवल शेप, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ उसने लिखा है, अब डेट ऑफ बर्थ मैंने इनपुट दिया तो उसने एज अपने आप कैलकुलेट कर दी, मैं 19 ईयर्स का हो गया अगर मेरी बर्थ डेट 11 जून 2007 है तो यहाँ पे एज उसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज, ठीक है। मैं बहुत फास्ट बट समझ में ऐसे तरीके में बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ एंटिटीज़, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। अब हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, एट्रीब्यूट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, अब हम एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंटिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, एक वीक एंटिटी टाइप। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप दोज टाइप्स विच हैज़ अ की एट्रीब्यूट, द प्राइमरी की हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ईच entity uniquely. Weak entity type doesn't have a key attribute. Weak entity type can't be identified on its own. It depends upon some other strong entities for distinct identity. ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास जो होता है उसके पास की एट्रीब्यूट्स होते हैं, की एट्रीब्यूट्स हम आगे पढ़ेंगे। एंड प्राइमरी की हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग ईच एंटिटी यूनिकली। प्राइमरी की, फॉरेन की, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। Now, if we have two tables of customer and address, we cannot identify the address uniquely as there can be many customers from many locality. So for this, we need an attribute of strong entity type, that is customer, here to uniquely identify entities of address entity type. इससे ध्यान से पढ़ो। इफ़ वी हैव टू टेबल्स ऑफ कस्टमर एंड एड्रेस, तो यहाँ पे हमारी कस्टमर जो है ये एक एंटिटी हो गया एंड एड्रेस जो है ये एक एंटिटी हो गया, बिकॉज उन्हें रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। जस्ट लुक एट इट, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि हमने पढ़ा था एंटिटी होता है। तो हमने यहाँ पे दो टेबल लिए, कस्टमर और एड्रेस। एंटिटीज जो होती है वो हमेशा टेबल बनता है उनका, ठीक है। हियर वी कैनॉट आइडेंटिफाई दीज द एड्रेस यूनिकली एज देयर कैन बी मेनी कस्टमर फ्रॉम द सेम लोकेलिटी। क्या होता है, अगर मैं हूँ, मेरा पड़ोसी है, हम एक ही एरिया से रह रहे हैं, ठीक है, बट हम अलग अलग हैं, तो हमारी लोकेलिटी की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि एक ही एरिया से बहुत सारे लोग होंगे। तो यहाँ पे वही कहा गया है, we cannot identify the address uniquely as there can be many customers from the same locality. So for this we need an attribute of strong entity type, that is customer, here to uniquely identify entities of the address entity type. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें instead of searching someone on the basis of their address, किसी को एड्रेस के बेसिस पे ढूंढने से अच्छा है हम कस्टमर के बेसिस पे ढूंढें। तो हमारा जो कस्टमर हो गया वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप हो गया, क्योंकि कस्टमर तो यूनिक हो गया। एड्रेस किसी का सेम हो सकता है कि कोई एक ही घर में ऊपर नीचे रह रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक ही एरिया में से रह रहा है, किसी का घर आजू बाजू है, तो एड्रेस नियरली सेम हो सकता है, लेकिन कस्टमर तो अलग अलग होगा ना, उनके नाम, उनके एज, उनका मोबाइल नंबर, उनकी कस्टमर आईडी, वो तो अलग अलग होगी ना सबकी। तो ये कस्टमर जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप बन जाता है एंड एड्रेस जो है ये वीक एंटिटी टाइप बन जाता है, ठीक है। अब कस्टमर के यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, उसका जेंडर, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका कस्टमर आईडी, उसका एज, एंड ये एड्रेस उसका टाउन, लोकेलिटी, स्टेट, ठीक है। तो कस्टमर हैज़ अ एड्रेस, ठीक है, दैट्स इट। अब ये यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, केस स्टडी दिया हुआ है, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि मैं हर स्लाइड पे एक एक सेकंड रुकाऊंगा, सो इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड आगे भी बहुत केस स्टडी मिलेंगे, बट उस पर अभी फ़िलहाल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, उसको आप ये वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करना, ठीक है। Relationship in DBMS, okay. Relationship in DBMS, any association between two entity type is called as a relationship. Let's say दो एंटिटीज़ है हमारे पास, एक एक एंटिटी का नाम है स्टूडेंट एंड एक का नाम है मेंटर, ठीक है। हमें जो कॉलेज में मेंटर्स दिए जाते हैं वो अज्यूम करते हैं वो एक एंटिटी है। तो स्टूडेंट हैज़ मेंटर,
दो एंटिटीज़ हो गई, एक स्टूडेंट की एक मेंटर की। तो स्टूडेंट और मेंटर को हमने अलग अलग लिख लिया रेक्टेंगल में, बिकॉज वो एंटिटीज़ है तो हम रेक्टेंगल में लिखेंगे। अब हर स्टूडेंट को मेंटर है, ठीक है। अब वो एंटिटी के भी टाइप्स होते हैं, वही हम पढ़ेंगे आगे। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड एज एन रिलेशनशिप, मतलब एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। ओके, पहला टाइप हो गया वन टू वन रिलेशनशिप, सेकेंड टाइप हो गया वन टू मैनी और मैनी टू वन, थर्ड टाइप हो गया मैनी टू मैनी, एंड फोर्थ टाइप हो गया वन टू वन रिलेशनशिप। सॉरी, तीन ही टाइप होते हैं, मैं तो वन टू वन के बारे में बताऊंगा। One to one relationship, such a relationship exists when each record of one table is connected to only one record of the other table. अब एक पर्सन है who has only one passport, so one person has one passport, इसको ऐसे पढ़ते हैं one person has one passport, ठीक है। one person has one आधार कार्ड, one person has one पैन कार्ड, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। दूसरा है वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप। सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन ईच रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल कैन बी रिलेटेड टू वन और मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ द अदर टेबल। तो कस्टमर वन हैज़ एन अकाउंट्स। अब लेट्स से आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो इंस्टाग्राम पे आप एक बंदा बहुत सारे अकाउंट बना सकता है, बहुत बच्चों के होते भी है, पब्लिक अकाउंट या प्राइवेट अकाउंट। तो प्राइवेट में दे कीप देयर क्लोज फ्रेंड्स, पब्लिक में सब होते हैं। सो वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स। लेट्स से मैं हूँ, मेरे दो अकाउंट्स हैं, सो वन पर्सन दैट इज मी कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स। आई कैन हैव 2 3 4 5, आई कैन हैव एज नंबर एज अकाउंट्स आई वांट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं वन कस्टमर हैज़ एन नंबर ऑफ अकाउंट्स, दैट इज कॉल्ड वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। If there are two entities type customer and account, then each customer can have more than one account, but each account is held by only one customer. अच्छा, अभी इसको अगर हम उल्टा देखें कि n accounts has one customer, ठीक है, तो मल्टीपल अकाउंट्स का एक कस्टमर हो सकता है, बट एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, मैनी टू मैनी। इफ देर आर टू एंटिटी टाइप्स कस्टमर एंड प्रोडक्ट, देन ईच कस्टमर कैन buy more than one product and a product can be bought by many customers। तो बहुत सारे अगर कस्टमर्स है, समझो मैं और मेरी चार दोस्त और हैं, हम किसी शॉप में गए, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और सारी चीज़ों को खरीदा गया हमसे। सो m नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, लेट्स से 4 कस्टमर्स बाय 50 प्रोडक्ट्स। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। ये वाइस वर्सा भी होता है, वाइस वर्सा क्या, मैनी टू मैनी कैसे भी पड़ोसी में होता है, ओके। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन के बारे में। पार्टिसिपेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अब तक जो चल रहा था वो अलग था। पार्टिसिपेशन इज टोटल पार्टिसिपेशन के दो टाइप होते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। पहले हम बात करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन के बारे में। सो टोटल पार्टिसिपेशन इट स्पेसिफाइज दैट ईच एंटिटी इन एंटिटी सेट मस्ट कंपल्सरीली पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इंस्टेंस इन द रिलेशनशिप सेट। अब क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन है और उन्होंने बोल दिया कि नहीं आपको इसमें पार्टिसिपेट ही करना है, तो वो क्या हो गया, वो कंपलसरी हो गया, तो कॉलेज का हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज टोटल पार्टिसिपेशन, वेर ईच एंटिटी पार्टिसिपेट्स या ईच एंटिटी एनरोल्स, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन। अब जैसे आप कॉलेज में आते हो, आप कोई ना कोई कोर्स में तो रजिस्टर करते ही हो, लेट इट बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, एरोस्पेस, एनी केमिकल इंजीनियरिंग, एनी इंजीनियरिंग। सो दैट स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स। तो स्टूडेंट एनरोल्ड, यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में एनरोल्ड, ये तो ये कंपल्सरी रिलेशन हो गया, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग अ डबल लाइन बिटवीन द एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। तो ये जो रिलेशनशिप सेट है, ये जो बीच में है ना, ये एनरोल्ड इन, इसको रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। रिलेशनशिप सेट यानी कि उनका बीच का रिलेशन क्या है वो बताता है बेसिकली, इतना ही ध्यान में रखो अभी के लिए। तो टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डबल लाइन बिटवीन एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। तो अभी यहाँ पे डबल लाइन है, तो यानी कंपलसरी है। डबल लाइन उसका सिंबल होता है टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट करने का। हम आगे देखेंगे कि पार्शियल पार्टिसिपेशन को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिलहाल टोटल पार्टिसिपेशन पढ़ते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट एनरोल्ड इन, यानी कि स्टूडेंट एनरोल कर ही रहा है, ठीक है, वो करेगा ही, उसे करने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। Partial participation, it specifies that each entity in the entity set may or may not participate in that the relationship instance in that relationship set. That is why it is also called as optional participation। तो optional participation या फिर partial participation क्या होता है, शायद से अब जैसे
कुछ वोकेशनल कहने से कुछ ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं, लेट बी म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, उसको जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। तो उसमें उसमें हम पार्शियल पार्टिसिपेशन, बिकॉज उसमें आधे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा हम समझ के चलते हैं। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ सिंगल लाइन बिटवीन द एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। तो ये जो हमारा एंटिटी सेट है कोर्स, इसमें और रिलेशनशिप सेट जो कि एनरोल्ड इन है, इनके बीच में पार्शियल पार्टिसिपेशन है। यानी कि हर बच्चा पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन वो हर कोर्स में नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ कोर्सेस अलग हो सकते हैं। तो सिंगल लाइन बिटवीन द एंटिटी सेट कोर्स एंड रिलेशनशिप सेट एनरोल्ड इन सिग्निफाइज पार्शियल पार्टिसिपेशन है कि कुछ ही बच्चे आगे पार्टिसिपेट हर कोर्स में कर रहे हैं। सो इट स्पेसिफाइज दैट देयर माइट एग्जिस्ट सम कोर्सेज फॉर विच नो एनरोलमेंट्स आर मेड। अब जैसे कि 100 बच्चे हैं और 10 कोर्सेज हैं, हो सकता है कि 100 के 100 बच्चे सिर्फ 9 ही कोर्सेज में चूज़ करें, 10वां कोई चूज़ करे ही नहीं, तो वो जो 10वां सब्जेक्ट है वो बाहर हो जाएगा। तो हर बच्चा एनरोल तो कर रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में एनरोल करे, ठीक है। तो वो जो लास्ट में सब्जेक्ट बचेगा उससे बाहर फेंक दिया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल पार्टिसिपेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अभी आई थिंक दिस वीडियो माइट बी गेटिंग अ बिट लॉन्ग बिकॉज मेरे को अभी जस्ट नोटिफिकेशन दिखा मेरे फ़ोन में, दैट माइट बी मेरे लैपटॉप का स्टोरेज थोड़ा फुल हो रहा है। सो आई जस्ट अपलोड दिस वीडियो एंड इमीडिएटली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई start recording दूसरा part इसका, and in which I'll finish this and upload everything on YouTube so that you guys can refer it. Okay, thank you so much for watching this video guys. I'm sure अगर ये वीडियो आपने देखा है तो नेक्स्ट वीडियो पे देखोगे. So bye and see you in the next video.